नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा आज एक नए विषय के साथ आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के बारे में। दोस्तों, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की परंपरा अत्यंत व्यापक परंपरा है और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का आरंभ या उद्भव यूनान से माना जाता है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे राजनीतिक विद्वान या दार्शनिकों ने यूनानी राजनीतिक चिंतन की परंपरा को आधार प्रदान किया। दोस्तों, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की इस श्रृंखला में हम लोग प्लेटो से लेकर के कार्ल मार्क्स तक सभी विचारों के राजनीतिक विचारों को धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग प्लेटो के बारे में आरंभ करेंगे और प्लेटो के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। फिर धीरे धीरे प्लेटो के अन्य राजनीतिक विचारों को, उसके चिंतन को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान राजनीतिक दार्शनिकों का जन्म हुआ। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व यूनान के एथेंस नामक नगर राज्य में हुआ था और जिस समय प्लेटो का जन्म हुआ उस समय सारा यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था। सभी नगर राज्य अपनी शक्ति को, अपनी प्रभाव को बढ़ाने के लिए निरंतर संघर्षशील थे। उन्हीं नगर राज्यों में से दो नगर राज्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, एथेंस और स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा निरंतर एक दूसरे के प्रति संघर्ष करते रहते थे। उनके मध्य 30 वर्षीय एक युद्ध भी हुआ जिसे पेलोपोनेसिया युद्ध कहा जाता था और पेलोपोनेसिया युद्ध के बाद में यूनान की राजनीतिक स्थिति, या यूं कहें कि एथेंस और स्पार्टा की राजनीतिक स्थिति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। दोस्तों, 404 ईसा पूर्व में यूनान के एथेंस में एक बड़ी क्रांति हुई। उस क्रांति ने एथेंस के लोकतंत्र को उखाड़ फेंका और उसके स्थान पर 30 निरंकुश व्यक्तियों की शासन व्यवस्था स्थापित हुई। और उन 30 व्यक्तियों की शासन व्यवस्था, यद्यपि वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, लेकिन वो एक निरंकुश शासन व्यवस्था भी थी। इसी 30 व्यक्तियों की शासन व्यवस्था ने सुकरात को विस्पान का दंड दिया था। अब सुकरात को विस्पान का दंड क्यों दिया था, उसके पीछे मैं कई कारण हैं, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि प्लेटो के चिंतन के बारे में, तो प्लेटो लगभग 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के संपर्क में आया और सुकरात से उसने बहुत कुछ सीखा। लेकिन जब सुकरात को एथेंस की शासन व्यवस्था ने विषपान का दंड दिया, उसको प्राणदंड दिया, उसके बाद प्लेटो को राजनीति से विरक्ति हो गई, उसे घृणा, राजनीति से घृणा हो गई। यद्यपि आपने पढ़ा होगा कि प्लेटो अपने बचपन में सोचता था, तो ये सोचता था कि बड़ा होकर मैं भी सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनूंगा, सक्रिय राजनीति करूंगा। लेकिन जब उसने लोकतंत्र का यह विकृत रूप देखा, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का यह विकृत रूप देखा, जिसने सत्य बोलने वालों का गला घोट दिया, उनको प्राणदंड दे दिया, तो प्लेटो को धीरे धीरे राजनीति से विरक्ति हो गई। उसने तय कर किया कि मैं राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लूँगा। सुकरात को जब प्राणदंड दिया गया तो सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उस घटना ने प्लेटो के जीवन को, उसके मस्तिष्क को, उसकी चेतना को झकझोर दिया। तभी प्लेटो ने कहा था कि शासन संचालन का कार्य इतना महत्वपूर्ण है, शासन संचालन दार्शनिकों, विद्वानों या विवेकशील पुरुषों के द्वारा किया जाना चाहिए, विवेकशील व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि शासन संचालन एक महत्वपूर्ण कार्य है। और जब तक शासन का संचालन दार्शनिकों के द्वारा, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा
नहीं होगा तब तक राज्य में जनता के कष्ट का अंत नहीं होगा। इसी उद्देश्य को लेकर उसने अपना सारा चिंतन प्रस्तुत किया। दोस्तों, अगर हम देखें कि प्लेटो के चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्लेटो के चिंतन का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम एक आइडियल स्टेट यानी आदर्श राज्य की स्थापना करें। एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करें जिसमें कहीं पर भी कोई अत्याचार, कोई भ्रष्टाचार, किसी प्रकार की विषमता या कोई संघर्ष ना हो। सभी को समान न्याय मिले, सभी को समान सुविधाएं मिलें, सभी अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से कर सकें। तो प्लेटो के चिंतन का मुख्य उद्देश्य यदि देखेंगे तो प्लेटो के चिंतन का जो मुख्य उद्देश्य था वो है आदर्श राज्य की स्थापना करना। और आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए प्लेटो ने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए, चाहे वो दार्शनिक राजा का सिद्धांत हो, चाहे वो न्याय सिद्धांत हो, चाहे वो शिक्षा सिद्धांत हो, चाहे वो साम्यवाद का सिद्धांत हो, चाहे संविधानों का वर्गीकरण हो। विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए दिया। तो यदि हम यहाँ पर एक चीज़ देखें तो आप देखेंगे कि जो प्रत्येक विचारक का चिंतन होता है वो किसी न किसी एक विशेष समस्या से संबंधित होता है। तो प्लेटो के चिंतन की यदि समस्या देखेंगे तो प्लेटो के चिंतन की जो मुख्य समस्या ये थी कि हम किस प्रकार से एक आदर्श राज्य की स्थापना करें, किस तरह से दार्शनिक राजा का निर्माण करें, किस प्रकार से आदर्श शिक्षा की व्यवस्था करें। तो उसके आप देखेंगे चिंतन के कई पहलू हैं और सभी पहलुओं का केवल एक उद्देश्य था, किस प्रकार से हम एक आदर्श राज्य की स्थापना करें। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो भी एथेंस छोड़कर बाहर चला गया, क्योंकि सुकरात की तरह प्लेटो भी लोकतंत्र का विरोधी था, लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोधी था, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने उसके गुरु सुकरात को प्राणदंड दिया था। तो सुकरात ने एथेंस छोड़ने के बाद विश्व के विभिन्न देशों में लगभग 10 से 12 वर्षों तक भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद में जब वो लौट करके आया तो उसने एथेंस में एक शिक्षण संस्था खोली जिसका नाम था अकेडमी। अकेडमी नाम की शिक्षण संस्था खोलकर प्लेटो ने इस बात का प्रयास किया किस प्रकार समाज में हम ज्ञान, सत्य और वैज्ञानिक तर्क की स्थापना करें, किस प्रकार से लोगों को हम जागरूक करें, किस प्रकार लोगों में हम चेतना का विकास करें कि वो सत्य, ज्ञान और विज्ञान को प्रमुखता दें। दोस्तों, जो प्लेटो ने जिस एकेडमी की स्थापना की उसका मुख्य उद्देश्य था गणित का प्रसार करना, तार्किकता का प्रसार करना। इसीलिए उसने लिख रखा था कि कोई व्यक्ति जो गणित का ज्ञान नहीं रखता वो एकेडमी में, संस्था में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी गणित के ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति इस संस्था में प्रवेश नहीं कर सकता। नो वन विदाउट अ नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स में इंटर हेयर। तो उद्देश्य आप देखेंगे प्लेटो जब वहाँ से लौट करके आता, एथेंस में आया, एथेंस में शिक्षण संस्था की स्थापना की। स्थापना के बाद में उसने पूरा जीवन उन सिद्धांतों की, उन तत्वों की खोज में लगा दिया जिनके आधार पर एक आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है। यदि प्लेटो ने अपने विश्व भ्रमण के दौरान आप देखेंगे तो डियोनिसियस राजा से भी मुलाकात हुई। उसने डियोनिसियस राजा को दार्शनिक राजा बनाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी डियोनिसियस राजा दार्शनिक राजा नहीं बन पाया। तो ऐसे उसके साथ कट अनुभव भी रहे। तो जीवन में तमाम उतार चढ़ाव और संघर्षों के बाद प्लेटो ने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए, विभिन्न प्रकार के विचार दिए जिनके आधार पर एक आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है। क्योंकि उसने कहा था कि जब तक आदर्श राज्य की स्थापना नहीं होगी, यानी जब तक शासन संचालन जैसा कार्य दार्शनिक राजा के द्वारा या ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा, सद्गुणी पुरुष द्वारा नहीं होगा, तब तक जनता के कष्ट का, जनता के दुखों का अंत नहीं हो सकता। इसीलिए उसने पूरा ध्यान आदर्श राज्य की स्थापना के लिए लगा दिया। और आदर्श राज्य की स्थापना की हम बात करें, उसके विभिन्न आधार हैं। जैसे आप देखेंगे दार्शनिक राजा की खोज करना, न्याय सिद्धांत की व्यवस्था करना, एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था करना, साम्यवाद की व्याख्या। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए विभिन्न प्रकार के आधार तत्वों की खोज की, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की रचना की, जिनको हम धीरे धीरे उनको पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि हम बात करें प्लेटो के चिंतन पर पड़ने वाले प्रभाव को, तो प्लेटो के जो राजनीतिक विचार हैं, जो चिंतन है, उस पर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो किसी का प्रभाव पड़ा है तो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का। जिस समय प्लेटो का जन्म हुआ उस समय सारा यूनान एक तरह से आप देखेंगे अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। सभी नगर राज्य आपस में टकराव में उलझे हुए थे, संघर्ष में उलझे हुए थे। तो तत्कालीन परिस्थितियों ने भी प्लेटो के चिंतन पर गहरा प्रभाव डाला। उसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरा सबसे अधिक प्रभाव उसके गुरु सुकरात का पड़ा। बहुत सारे विचारों, बहुत सारे
आप देखेंगे घटनाओं का प्रभाव उसके चिंतन पर पड़ा। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे पहले तत्कालीन यूनानी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक घटनाओं का, और दूसरा सुकरात के विचारों का। तो सुकरात के विचारों से ही प्रभावित होकर उसने नैतिकता पर अधिक बल दिया। उसने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का आधार तत्व तो नैतिकता बनाया। तो उसके बाद उसने नैतिकता के आधार पर सारे सिद्धांतों की व्याख्या की, सारे सिद्धांतों की रचना की, जिनके आधार पर हम एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में जिसमें हम प्लेटो के राजनीतिक चिंतन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।